जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं किसको। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात। एक समीकरण हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे ए बी और सी बिलोंग्स टू आर और ए डज नॉट इक्वल टू 0, कोमा बी डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं अच्छी तरह से। मैंने क्या लिखा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इसको समझने से पहले एक बात जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आइए समझते हैं समीकरण। हम लोग पढ़े थे बहुपद ax प्लस बी, थोड़ी ऐसे लिखिए 3x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर यहां पर लिखते हैं 3x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। गौर कीजिएगा, इस समीकरण को भी गौर से देखिए बाबू, इसको भी देखिए। यहां पे लिखा है 3x प्लस 4 या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। लेकिन इसी चीज को हम यहां लिखे और इसमें इक्वल टू का यूज किया है, इक्वल टू बराबर 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम? समीकरण। जिस इक्वेशन में अगर इक्वल टू का यूज हो जाए वह समीकरण कहलाता है, और जिस इक्वेशन में इक्वल टू का यूज ना हो वह बहुपद कहलाता है। तो इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे और इसको बोलेंगे समीकरण। जहां पे भी इक्वल टू का साइन देखेंगे वहां हम उसको समीकरण बोलेंगे, नो की बहुपद। चलिए ये बात समझ गया। अब आइए, मैंने क्या लिखा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a b और c बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। जहां पे a b और c क्या होगा, कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगा। a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a का मान भी 0 नहीं हो सकता है, b का मान भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a का मान 0 हुआ तो 0 गुना x 0 हो जाएगा, 0 गुना y 0 हो जाएगा। तो ये 0 ये 0, तो c बराबर 0। जब a और b 0 हो जाएगा तो इसमें x और y का टर्म बचेगा ही नहीं, और जब x और y का टर्म बचेगा ही नहीं, और हम लोग x और y को चर बोलते हैं, जब x और y यानी आपका चर बचेगा ही नहीं, तब ये समीकरण दो चर वाला समीकरण कहलाएगा कैसे?
बात समझे। इसीलिए ए और बी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो हो जाएगा तब यह दो चर वाला समीकरण रहेगा ही। ध्यान दीजिएगा। रैखिक, इसमें एक बात हुआ है रैखिक। रैखिक का मतलब हम लोग बहुपद में पढ़ाए थे, जिसका डिग्री 1 हो। आप लोग देखिए गौर से, यहाँ पे x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है, यानी डिग्री मतलब पावर, घात इसको। अब आइए समझते हैं। ऐसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, इस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। बात समझ आई? इस प्रकार का जो समीकरण होगा वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाए। चलिए ये बात हम लोग समझते हैं। अब आइए समझते हैं दूसरी बात, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, बस आज के क्लास से लगभग 95% ऑब्जेक्टिव टच करेगा। इसलिए आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बेहतर ढंग से लीजिए। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलती होने की संभावना नहीं है। चलिए, इस प्रकार हम दो समीकरण लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखते हैं इस प्रकार, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण और, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान दीजिए, यही चीज को हम यहां लिखे, लेकिन जब दो समीकरण लिखे तो एक में a1 b1 और c1 का यूज कर दिए और दूसरे में a2 b2 और c2 का यूज कर दिए। बस इतना ही। मान लीजिए कि आपको इस प्रकार का दो समीकरण दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस समीकरण का हल होगा या हल नहीं होगा, या कितने हल होंगे, इसकी इस समीकरण का रेखा कैसा होगा। ध्यान दीजिए, यही सब बातें सीखेंगे। आइए सीखते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, अगर आपको इस प्रकार का दो समीकरण दे दे तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे a1 बट्टा a2। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक मिनट, यानी यदि सबसे पहले निकालेंगे a1 बट्टा a2, फिर निकालेंगे b1 बट्टा b2, ये दोनों को निकालेंगे। अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा बाबू, सबसे पहला इस समीकरण का अनेक हल होंगे बाबू, और द्वितीय हल होंगे, और द्वितीय इस समीकरण का और द्वितीय हल होगा। और द्वितीय बोले तो एक और केवल एक हल होगा। और द्वितीय को एक बात और लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, एक और केवल एक हल। यानी कहने का मतलब
अगर a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 आ जाएगा तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो x का केवल एक वैल्यू निकलेगा और y का भी केवल एक ही वैल्यू निकलेगा। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर 4 निकल गया तो 4 ही रहेगा, ये नहीं कि फिर बदलेगा कभी। y का वैल्यू अगर 3 निकल गया तो 3 ही रहेगा, ये नहीं कि कुछ दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ गए? इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय को ही बोलते हैं एक और केवल एक हल। दूसरा बाबू, इसका समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म जो होगा वह संगत होगा। संगत को बोलते हैं अविरोधी, अविरोधी। इस समीकरण का जो रेखा होगा, ग्राफ, रेखा जो होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। बाबू ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। इसे कहने का मतलब, मान लीजिए बाबू दो समीकरण होगा, एक समीकरण और दो समीकरण। एक समीकरण का रेखा इस प्रकार होगा तो दूसरे का इस प्रकार होगा, और जब बाबू इस प्रकार होगा तो दोनों रेखा एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। बात समझे? अगर a1 बट्टे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 हो तो इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा ना वह प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा। जब प्रतिच्छेद करेगा तब ने बाबू किसी पॉइंट पर x और y का वैल्यू निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, वही लिखे रेखा प्रतिच्छेदी होगी। समीकरण युग्म संगत या अविरोधी। इस समीकरण का जो युग्म होगा ना वह संगत होगा, एकदम संगत। संगत रहेगा तब ने कहीं ना कहीं जाके मिलेगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, संगत होगा। संगेतिया आदमी कहीं ना कहीं जाके मिलता। और अविरोधी, देखिए संगत बोले या अविरोधी बोले दोनों एक ही बात है, क्योंकि जो किसी का दोस्त होता है वह उसका विरोध नहीं करता है, और जो विरोध नहीं करता है वह कहलाता है अविरोधी। बात समझे? तो संगत, संगतिया व्यक्ति कभी उसका विरोध नहीं करता है, तो जब नहीं करता है विरोध तो वह कहलाता है अविरोधी। बात समझे? तो समीकरण का युग्म जो होगा संगत या अविरोधी, कुछ भी बोलिए, एक ही बात। इस बात को नोट कीजिए पहले। नोट कर लिए होंगे आप लोग। आइए दूसरी बात सिखाते हैं। कंडीशन नंबर 2, यदि, बाबू गौर कीजिएगा, यदि a1 बट्टे a2 निकालें और b1 बट्टे b2 निकालें और c1 बट्टे c2 निकालें, यदि ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो तब क्या कंडीशन होगा? तब कंडीशन ये होगा कि इस समीकरण का अनेक हल होंगे। अनेक, अनेक हल होंगे। अनेक बोले तो अनगिनत, अनगिनत बोले तो अनंत।
यानी कुछ भी बोलिए। कहने का मतलब अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 हो तो इस समीकरण का अनेक हल होंगे। अनेक बोलिए, अनगिनत बोलिए, चाहे अनंत बोलिए, सबका मतलब एक ही। कहने का मतलब जब ये समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जब ये समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इस समीकरण का अनेक हल होगा। अनेक हल बोले तो x का मान कभी 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। जैसे जैसे x का मान चेंज होगा वैसे वैसे y का भी मान चेंज होते रहेगा। इसीलिए बोलते हैं इस समीकरण का अनेक हल होगा। दूसरा, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म आश्रित बोल दीजिए, आश्रित या तो इसको संगत बोल सकते हैं। आश्रित या संगत, बात समझिए बाबू ध्यान से। इस समीकरण इसका समीकरण युग्म या तो आश्रित होगा या तो संगत। ध्यान दीजिए, आश्रित और संगत भी एक ही बात है। जैसे इस समीकरण का अनेक हल होगा, ये बात समझ गए। इसका युग्म आश्रित होगा, या आश्रित बोले तो जैसे जैसे x का मान हम चेंज करेंगे वैसे वैसे y का भी मान चेंज होगा। यानी y का मान x पर डिपेंड करेगा कि x क्या है। जैसे जैसे x का मान चेंज करेंगे y का भी मान वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। इसी को बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? आश्रित या संगत भी बोल सकते हैं इसको। जैसे जैसे एक दोस्त आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका संगतिया भी उधरे बढ़ते जाएगा। एक दोस्त जा रहा है घूमने के लिए मुंबई, तो दूसरा भी प्रयास करेगा कि हम भी चले उसके साथ, जाके मुंबई घुमाएं, है कि नहीं। तो संगत का फर्क पड़ता है। ध्यान दीजिए, एक दोस्त जा रहा है क्रिकेट खेलने तो वो भी चाहेगा कि हम भी चले, जाके खेल लेते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब संगत का असर पड़ता है। जो संगत होता है ना वह एक दूसरे पर आश्रित होता है कि वह जो काम कर रहा है मैं भी चलता हूं वही काम कर लेता हूं, या तो मैं जो काम कर रहा हूं मेरा दोस्त भी वह काम आके करेगा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं वह भी क्रिकेट खेलेगा, हम फुटबॉल खेलेंगे वह भी फुटबॉल खेलेगा, है कि नहीं। अगर हम सिनेमा देखने जाएंगे तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ सिनेमा देखने जाएगा। अगर नहीं भी जाएगा तो बलजबरी ले जाएंगे, चाहे पॉकेट से पैसा खर्च क्यों ना हो, है कि नहीं। इसी को बोलते हैं आश्रित या संगत। समझ गए होंगे। तीसरा, इसका जो रेखा होगा, इसका रेखा होता है संपाती रेखा। कौन सा रेखा? संपाती रेखा। संपाती रेखा कहते हैं किसको? ध्यान दीजिएगा बात। मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, मान लीजिए ये कोई रेखा दिए बाबू, इस तरह दिए बाबू, इसी पर एक रेखा हम दूसरा खींच दिए, इसी रेखा पर एक दूसरा रेखा खींच दिए इस तरह। तो यानी एक रेखा पर दूसरा रेखा, एक रेखा पर अगर दूसरा रेखा हूबहू बाबू अगर डाल दें तो वह रेखा कहलाती है संपाती रेखा। ओके, चलिए ये आप सीख गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा कंडीशन आया, तीसरा, यदि दो समीकरण दे दे और हम निकालें A1 बट्टा A2
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 हो। अगर दो समीकरण आपको दे दे और दोनों समीकरण में जब हम सॉल्व करेंगे यानी A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 निकालेंगे। निकालने के बाद यदि इस कंडीशन को फॉलो करता हो तो कौन सा कंडीशन बाबू? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम साफ साफ कह देंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का मतलब इस समीकरण में x और y का मान कुछ भी नहीं निकलेगा। संभव ही नहीं होगा कि x और y का मान निकालें। दूसरी बात, समीकरण युग्म इसका जो समीकरण युग्म जो होगा ना वह होगा असंगत बोले या इसको हम लोग बोल सकते हैं विरोधी। असंगत बोले या विरोधी बोले, दोनों एक ही बात है। इसका जो रेखा होगा ना वह रेखा होगा समांतर रेखा। थोड़ा बात समझिएगा, समांतर रेखा गौर कीजिएगा बाबू। रेखा पाते हैं यानी रेखा इसका इस तरह होगा, रेखा एक दूसरे के समांतर होगा, इसको बोलते हैं वो समांतर रेखा। बात समझिएगा गौर से। रेखा तो समांतर समझ गए बाबू हम लोग। रैखिक समीकरण युग्म असंगत या विरोधी। असंगत यानी किसी का संगत नहीं, मतलब किसी का दोस्त नहीं, और जो किसी का दोस्त नहीं होता वो उसका विरोधी होता है, दुश्मन। क्या होता है? विरोधी। तो असंगत बोले या विरोधी बोले। इस रेखा को एक गौर से देखिए ना, यह एक दूसरे के असंगत है, मतलब जितना डिफरेंस पर ये दोनों चल रहा है उतना ही डिफरेंस चलते आ रहा है। नहीं तो हम तुम्हारे तरफ देखेंगे अरे झुकेंगे, नहीं तो आप मेरे तरफ झुकिएगा। ये दोनों रेखा में जबरदस्त अकड़ है। अकड़ समझते हैं ना? हाँ, मतलब ये बोलता है कि हम तुमसे कम नहीं, तो ये भी बोलता है कि हम तुमसे कम नहीं। अरे तुम जितना, भविष्य ये बोलता है इससे कि तू जितना दूर हमसे है हम भी उतना ही दूर तुमसे है, हम कभी भी तुम्हारे तरफ सटने नहीं जाएंगे। इसी को बोलते हैं असंगत या विरोधी। बात समझ गए? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी कंडीशन ये फॉलो हो जाए कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2, तो क्या क्या होगा? इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दूसरा, समीकरण का जो युग्म होगा वो असंगत होगा, यानी असंगत या हम इसको विरोधी बोल सकते हैं। तीसरा, इसका जो रेखा होगा वह समांतर रेखा होगा। ऐसे बात डायरेक्ट इस पर ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, डायरेक्ट। आप लोग 10 साल का क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिएगा और बनाइएगा। जितना हम बताए ना, अगर इतना अगर आपके दिमाग में है तो लगभग 90% ऑब्जेक्टिव आपका केवल ये कंडीशन को याद रखिएगा तो डायरेक्ट टिक मार के निकलिएगा। थोड़ा सा भी इससे बाहर नहीं आएगा, लगभग 90%। बस मुश्किल से ये 20 मिनट का क्लास में आपका लगभग 2 चर वाले रैखिक समीकरण से
लगभग 90% ऑब्जेक्टिव टच होगा। चलिए ध्यान दीजिए बात, इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि, ध्यान दीजिएगा बात। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल मिलाकर 4 विधियां हैं। पहला हम लोग बोलते हैं आलेख विधि। आलेख विधि का ही दूसरा नाम है ग्राफीय विधि, और ये ग्राफ के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विलोपन विधि, और चौथा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते। ध्यान दीजिएगा, ये तो ग्राफीय विधि हो गया। इन तीनों विधियां को बोलते हैं बीजीय विधि। कौन सा विधि? बीजीय, यानी बीज गणितीय विधि। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितने विधि हैं, तो बोलेंगे आंसर 4। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितने बीजीय विधियां हैं, तो बीजीय अगर विधियां बोले ना तो आंसर मारेंगे 3। कौन कौन बाबू याद रखेंगे हम लोग? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने वाले बीजीय विधियां नहीं है। तो हम लोग देख लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बीजीय विधियां 3 तो कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन तीनों के बाद जो ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देंगे, क्योंकि ये तीनों है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बीजीय विधियां। बाकी बात जो नहीं होगा वो नहीं होगा। समझ गए? इसको नोट कीजिए। इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन क्लास एक्सरसाइज 3 का मैंने समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्येक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, यानी एक भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको आने वाले क्लास में समझाएंगे कि आलेख विधि को किस प्रकार से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार से हल करते हैं, बीजीय विधि बाबूए विलोपन विधि को किस प्रकार से हल करते हैं, और वज्र गुणन विधि को किस प्रकार से हल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।